नमस्कार दोस्तों। क्या चुनावी बॉन्ड की आड़ में या चुनावी बॉन्ड के नाम पर बीजेपी को बीते 5-6 सालों में अरबों का चंदा मिला? क्या बीजेपी ने ऐसी कंपनियों से, ऐसे कॉर्पोरेट घरानों से चंदा लिया, अरबों का चंदा, जिन कंपनियों के पीछे ईडी, इनकम टैक्स या सीबीआई जैसी एजेंसियां लगी थी? क्या छापे के पहले और छापे के बाद देश के कॉर्पोरेट घरानों ने, कंपनियों ने, शेल कंपनियों ने बीजेपी को अरबों का चंदा दिया? क्या ऐसी कई कंपनियां जिनका मुनाफा बहुत कम था, उन कंपनियों ने अपनी हैसियत से कई गुना ज्यादा बीजेपी को चंदा दिया और ये चंदा किसी बड़ी कंपनी के मुखौटे की तरह चलने वाली कंपनियों ने दिया? ऐसे कई सवाल है जिसका जवाब देश जानना चाह रहा है और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हर शहर, हर गली, हर नुक्कड़, हर जगह इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन एक खास मेहमान हमारे साथ हैं आज। अगर ये सवाल और इसका जवाब भी मिल रहा है और ये आरोप जो अब तक हवा में थे उसकी कुछ बुनियाद भी अगर बन रही है, तो एक खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रशांत भूषण, जिन्हें आप जानते हैं क्योंकि एडीआर की तरफ से ऐसे मामलों पर, चुनावी पारदर्शिता, इलेक्शन बॉन्ड को लेकर प्रशांत भूषण लगातार न सिर्फ मुखर रहे बल्कि सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील अपीयर होते रहे। और प्रशांत भूषण की भी अहम भूमिका है ऐसे मामले में जब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाकर एसबीआई को कहता है कि आप सारे आंकड़े, सारे डेटा सार्वजनिक कीजिए, इलेक्शन कमीशन को दीजिए, और इलेक्शन कमीशन को तारीख के साथ बताता है कि इस तारीख तक पब्लिश कीजिए। लेकिन जो कुछ एसबीआई ने किया, किस ढंग से आनाकानी की, जो डेटा देने में आनाकानी की पहले, उसके लिए 3.5 महीने का वक्त मांगा और जब डेटा दिया उसके बाद दोबारा फटकार के बाद तो उस डेटा में बॉन्ड का नंबर नहीं है ताकि मिलान ना हो सके किसने किसको दिया, किसने किससे लिया। लेकिन फिर प्रशांत भूषण जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में फिर आदेश हुआ कि एसबीआई बॉन्ड के नंबर भी दे। तो क्या दूध का दूध, पानी का पानी अगले कुछ दिनों में हो जाएगा? और अगर होगा तो क्या फिर कोई जांच होगी, कोई एसआईटी जांच हो सकती है? क्यों, पता कैसे चलेगा कि जिन कंपनियों ने अगर बीजेपी को पैसा दिया वहां कोई क्विड प्रो को है या नहीं, उससे कोई फायदा मिला या नहीं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रशांत भूषण जी हैं। मैंने उनसे आग्रह किया जरा आपसे ही समझें। तो प्रशांत जी, पहला सवाल तो यही है, लगातार बहुत सारी कंपनियों के नाम बीते 72 घंटों से आ रहे हैं जब से बॉन्ड के बारे में जानकारियां एसबीआई के हवाले से जो 750 पन्ने इलेक्शन कमीशन ने दिया। लेकिन अभी जो लोग मिला रहे हैं वो एक आकलन, अनुमान के आधार पर मिला रहे हैं कि भाई इन कंपनियों में इस डेट को छापा पड़ा, उन कंपनियों को इतने का ठेका मिल गया, या इन कंपनियों के पीछे एजेंसियां लगी थी और उन कंपनियों ने बॉन्ड खरीदा। तो एक मिलान, आकलन, अंदाजा के हिसाब से है स्थिति को जोड़कर। लेकिन क्या ये पूरे देश को दूध का दूध, पानी का पानी होगा? क्या ये पूरे देश को पता चलेगा? कब चलेगा? कैसे चलेगा? देखिए, जैसे आपने बोला, ये तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ डेटा दिया है जो स्टेट बैंक ने उनको दिया कि किस जने ने कब कितने के बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी ने कब कितने के बॉन्ड अपने खाते में जमा कराए। लेकिन इससे अभी ये नहीं पता चल पा रहा एकदम प्रिसाइसली कि किस कंपनी ने किस पार्टी को ये बॉन्ड दिए। ये तब पता लगेगा जब नंबर सामने आ जाएंगे, क्योंकि हर एक बॉन्ड पर एक नंबर होते थे। तो जब कोई खरीदता था बॉन्ड तो उसके नंबर रिकॉर्ड करे जाते थे स्टेट बैंक के पास, और जब कोई जमा करता था उसके साथ भी नंबर रिकॉर्ड करे जाते थे। मुझे लगता है कि ये या तो स्टेट बैंक ने या इलेक्शन कमीशन ने ये डेटा जानबूझकर अपने जो पूरा रिकॉर्ड था उससे छुपा कर दिया है। अब ये मुझे ठीक पता नहीं कि ये छुपाया किसने है। बॉन्ड नंबर जो है इलेक्शन कमीशन ने छुपाया है कि स्टेट बैंक ने छुपाया है, लेकिन इन दोनों में से एक ने जरूर छुपाया है, क्योंकि ये सब उनके पास रिकॉर्ड था और वो सिर्फ ये कह रहे थे कि हमको समय इसलिए चाहिए कि ये दो अलग अलग खातों में है। एक खाते में तो जिसने खरीदा और दूसरे खाते में जिसने जमा किया, और इन दोनों खातों, क्योंकि 22,000 बॉन्ड हैं तो 22,000
नंबर्स एक तरफ से दूसरी तरफ को मैच करने में हमको 3-3.5 महीना लगेगा। तो उस पर हमने बोल दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, मैच करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अलग अलग खातों में ही दे दीजिए दोनों डेटा। लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी था कि आप उसमें बॉन्ड नंबर हटा दें। उन्होंने जानबूझ के बॉन्ड नंबर हटा दिए जिससे कि प्रिसाइज मैचिंग ना हो पाए। अभी तक लोग अनुमान लगा रहे हैं कि भाई भाजपा की सरकार थी, जैसे वो मेगा इंजीनियरिंग का, कि भाई उन्होंने कई 100 करोड़ के बॉन्ड खरीदे अप्रैल 2023 में, और मई में उनको एक 14,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तो जाहिर है कि भाजपा को दिए होंगे, इस तरह से लोग अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन नंबर आ जाएंगे तो सब पता लग जाएगा। थोड़ा स्टे तो दो। तो ये प्रशांत जी जो कह रहे हैं नंबर आ जाएंगे तो पता चलेगा, तो इससे ये तो पता चल जाएगा। तो ये अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या लगता है कि अगले 48 घंटे में, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एसबीआई को दे, तो अगले 48 घंटे में ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी? हो जानी चाहिए, क्योंकि स्टेट बैंक के पास तो जरूर ही ये सारे नंबर्स होंगे, हर एक आदमी के साथ रिकॉर्डेड भी होंगे, और हो सकता है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी दिए हों और इलेक्शन कमीशन ने वो वाला डेटा हटा दिया हो, ये पता नहीं किसने हटाया है। यानी कि नंबर्स का डेटा किसने हटाया है उस पूरे रिकॉर्ड से जो दिया गया है, जो सार्वजनिक किया गया है, ये पता नहीं है। लेकिन इन दोनों में से किसी एक ने तो हटाया है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये हाँ, सॉरी पूरी करें बात। एक बार जब ये पता लगेगा कि किसने किसको दिया, तब फिर ये सीधा सीधा कहा जा सकता है और देखा जा सकता है कि भाई ये घूस के तौर पर दिया गया। कि अगर मान लीजिए ईडी की रेड हुई और उसके बाद फिर भाजपा को ये पैसे दे दिए गए हों, उस कंपनी ने बॉन्ड लेके भाजपा को दे दिए, तो उससे साफ जाहिर हो जाएगा। और उसके बाद अगर मान लीजिए कार्रवाई बंद कर दी गई ईडी की, उससे साफ जाहिर हो जाएगा कि भाई ये घूस के तौर पर दिया गया। लेकिन फिर भी उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, भाजपा की पार्टी में से कौन लोग इन्वॉल्व थे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में कौन इन्वॉल्व था उस कॉन्स्पिरेसी में, कंपनी में कौन इन्वॉल्व था, उसका तो इन्वेस्टिगेशन होना होगा। कि भाई ऑब्वियसली इसमें मीटिंग ऑफ माइंड हुई होगी, किसी ने बोला होगा कि भाई अच्छा तुम हमको इतने 100 करोड़ दे दो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, तब तुम्हारे ऊपर ये कार्रवाई बंद कर दी जाएगी। उसका इन्वेस्टिगेशन के लिए एक इंडिपेंडेंट एसआईटी का गठन होना होगा, जो सुप्रीम कोर्ट को अपनी निगरानी में करवाना चाहिए। क्योंकि देखिए 2G और इसमें कोलगेट में भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराई गई थी, लेकिन उस समय तो तब जांच करवाई गई थी जब ये पता भी नहीं था कि भाई इसमें घूस दी गई। बस इतना पता था कि भाई ये अवैध तरीके से आवंटन किए गए हैं, या तो 2G स्पेक्ट्रम का या कोयले की खदानों का। यहाँ तो अब ये बात भी सामने आ गई है कि भाई ईडी का रेड हुआ, उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए और फिर ईडी ने अपना हाथ खींच लिया, या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए और उसके तुरंत बाद कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, या इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए और उसके तुरंत बाद उनके फेवर में पॉलिसी बना दी गई, या पॉलिसी उनके फेवर में बना दी गई, तुरंत बाद इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिए गए। तो इसलिए ये सारी चीजें अब साफ जाहिर हो जाएंगी, और इसके आधार पर बिल्कुल ये तो इतना बड़ा करप्शन का घोटाला है। तब आज मतलब अगर सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि आजाद भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का घोटाला इसमें उजागर हुआ है। और यही हम लोगों को शुरू से शक था कि इलेक्टोरल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करने का मकसद ही ये था कि इसमें घूसखोरी बिल्कुल चोरी छुपे करी जा सके। इसीलिए ये एनोनिमस रखा गया था कि लोग आराम से घूस दे सकें और लोगों को पता ना लगे कि घूस दी गई। ये बहुत आम बात आप कर रहे हैं कि आजाद भारत का बहुत बड़ा घोटाला है और सरकार को घूस दी गई या पार्टी को पैसा दिया तो उससे कहीं क्विड प्रो को है। राहुल गांधी ने कह दिया कि ये एक्सटॉर्शन रैकेट है, वसूली रैकेट है जो प्रधानमंत्री मोदी चला रहे हैं, उनके नेतृत्व में पार्टी चला रही है। ये राहुल गांधी ने सीधे सीधे बहुत बड़ा आरोप लगाया। आप भी करीब करीब वही बात कर रहे हैं।
लेकिन आपने कहा कि देखिए दो बातें प्रशांत जी, लिस्ट तो एक हम भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अभी कि किस पार्टी किस कंपनी पर छापा पड़ा, कब छापा पड़ा या कब कार्रवाई हुई, कब गिरफ्तारी हुई और कब उसने बॉन्ड खरीदे। स्क्रीन पर ऐसी बहुत सारी कंपनियों के बारे में जानकारी, 30 से ज्यादा कंपनियों की लिस्ट सार्वजनिक तौर पर है। आज ही जैसे हिंदू ने खबर छापी है कि बीजेपी के किसी एमपी ने 45 करोड़ का बॉन्ड खरीदा जब उसे 1000 करोड़ के डैम का प्रोजेक्ट मिल गया, बांध का, वहां हिमाचल में। आज ही हिंदू ने खबर छापी और ये लगातार छप रही है। आज ही इंडियन एक्सप्रेस में छपी है कि कई इंफ्रास्ट्रक्चर और कई ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनियां जिन्होंने सैकड़ों करोड़ का बॉन्ड खरीदा, जिनके छोटे छोटे काम है, तो उनकी सब्सिडियरी कंपनी ने बॉन्ड खरीदा और जिनके पीछे सीबीआई और ईडी थी। तो ये लिस्ट तो बहुत कुछ आया है प्रशांत जी। लेकिन जो आपने कहा कि ये पता चलना कि चलिए इन कंपनियों ने, जब हम डॉट्स मिलाएंगे अगर नंबर के साथ, जो जब आ जाएगा इन कंपनियों ने खरीदा और इन कंपनियों का बॉन्ड बीजेपी ने इनकैश किया। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि इसमें क्विड प्रो को है, वसूली है या एक्सटॉर्शन है जो राहुल गांधी ने कहा, या बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, ये तो एसआईटी के जरिए साबित हो पाएगा अगर एसआईटी जांच करेगी। लेकिन क्या एसआईटी की जांच होगी? देखिए, कायदे से तो इतने बड़े घोटाले में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही उजागर हुआ है, इसमें बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में एसआईटी की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये एजेंसीज तो बिल्कुल सरकार के कब्जे में है, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो। यही लोग तो वसूली कर रहे थे या वसूली करवा रहे थे सरकार के एजेंट्स के तरह। तो इसलिए इन लोगों के ऊपर तो जांच नहीं छोड़ी जा सकती। न ही पुलिस एजेंसीज के पास, जिनके पास ना तो इंडिपेंडेंस है और ना ही इतनी टेक्निकल एक्सपर्टीज है कि इस तरह के मामले में ठोस जांच कर सके। तो इसमें बिल्कुल एक एसआईटी का गठन होना चाहिए, जिसमें कुछ ईमानदार रिटायर्ड सीबीआई के अफसर हों और एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में ही ये जांच होनी चाहिए। आप जो कह रहे जांच होनी चाहिए, तो ये एसआईटी के गठन का निर्देश जब सुप्रीम कोर्ट देगा तभी होगा। तो तभी हो क्या इसकी पाएगा। प्रक्रिया होगी? क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए मांग करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे? क्या प्रोसेस होगा, जरा दर्शकों को समझाने के लिए। नहीं, प्रोसेस तो वही होगा कि हम लोगों को एक पिटिशन फाइल करके मांग करनी पड़ेगी। जब ये सारी जब काफी ये नंबर्स की मैचिंग वगैरह हो जाए कि भाई देखिए ये तो काफी क्लियर एविडेंस है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, और इसलिए इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, सरकार की तरफ से कौन इन्वॉल्व था, भाजपा का कौन इन्वॉल्व था, ईडी का कौन इन्वॉल्व था, इस पूरे रैकेट में कंपनी के लोग कौन इन्वॉल्व थे, जिससे उनका प्रोसिक्यूशन हो सके। नहीं तो इसका मतलब अब अगली प्रक्रिया आप ये बोल रहे हैं कि अभी तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, फटकार के बाद, एसबीआई यूनिक नंबर जो है बॉन्ड का देगा, जिससे जितने रिपोर्टर्स ऐसे काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर, चाहे रिपोर्टर्स कलेक्टिव के हों या न्यूज मिनट्स के हों या न्यूज लॉन्ड्री के जो लोग भी काम कर रहे हैं, या कोई आप जैसे लोग एडीआर, वो मैच करा देगा तो पता चल गया। तो अब आप कह रहे हैं कि उसके बाद फिर आप लोग रिट फाइल करेंगे या सुप्रीम कोर्ट में मांग करेंगे, तब सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है कि एसआईटी से इसकी जांच हो। सही कह रहा हूं मैं? जी हाँ, सही अब कह उसके रहे बाद हाँ, अब अगली बात है कि एसआईटी के जांच से सर ये कैसे पता चलेगा कि अगर कोई फ्यूचर गेमिंग कंपनी, स्क्रीन पर वो दिखाएं कब छापा पड़ा, क्या फ्यूचर गेमिंग कंपनी है, उस पर 2 अप्रैल 2022 को छापा पड़ा और 7 अप्रैल 2022 को मान लीजिए 100 करोड़ का बॉन्ड फ्यूचर गेमिंग ने खरीदा, या अरबिंदो फार्मा का एमडी गिरफ्तार हुआ 10 नवंबर 22 को और 15 नवंबर को बॉन्ड खरीद लिया। ऐसे बहुत सारी कंपनियों के नाम स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो ये एसआईटी भी कैसे स्टैब्लिश करेगा कि नहीं, ये लेन देन ऐसा हुआ इसलिए ये हुआ? अदरवाइज वो तो कहेंगे कंपनी है, चंदा हम देते हैं, इसमें सैकड़ों कंपनियों ने चंदा दिया, हमने भी चंदा दिया, धंधा करते हैं तो चंदा देते हैं। नहीं, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट सरकार के सामने हो और कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपकी कंपनी ने अप्लाई किया है और उस कंपनी को तय करने वाला सरकार का वही आदमी हो जो बीजेपी को भी देख रहा है, और अगर फिर उस कंपनी ने उस पार्टी को ये चंदा दिया उसी समय जब उसका कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था, तो वैसे ही
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक ये भी ऑफेंस है कि आप ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अधिकारी को पैसे दे दें जब उस आपकी फाइल वो अधिकारी डील कर रहा हो, जिससे आपको फायदा पहुंच सकता है या नुकसान पहुंच सकता है। और दूसरी लेकिन बात, ये इसमें तो इन्वेस्टिगेशन से पता लग जाएगा। सॉरी इन्वेस्टिगेशन जब होगा, जब जांच होगी, तो जांच तो यही सब होगी ना कि भाई इसके पहले इन लोगों की क्या बात हुई, इसके पहले क्या कॉरेस्पॉन्डेंस हुई, इसके बाद क्या correspondence हुई। और जब भी पूछेंगे ना इन अफसरों से जिन लोगों ने बॉन्ड खरीदे कि भाई आपको किसने बोला था इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के लिए, आपने किसके कहने पर खरीदा इस कंपनी की तरफ से। फिर उस आदमी से पूछा जाएगा कि भाई आपने इस समय क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और आपने इस पार्टी को क्यों दिया, आपका तो ये कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग था। तो ये बात इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आ जाती है। जब भी कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से किया जाता है तो ये क्विड प्रो को का कि भाई हाँ ये बात हुई इन लोगों के बीच में कि भाई तुम हमको इतना पैसा दे दो या इलेक्टोरल बॉन्ड दे दो तो फिर हम हाथ खींच लेंगे अपना। ये सब बात ओरल जब इन्वेस्टिगेशन होता है और इन लोगों का इंटरोगेशन होता है, इन अफसरों का, इन सरकारी मुलाजिमों का, इन भाजपा के लोगों का और कंपनी के लोगों का, तो ये बात बाहर निकल कर आ जाएगी। प्रशांत जी, आपको लगता है कि अगले कुछ महीनों में, या मतलब इतनी उम्मीद आपको है, क्योंकि अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, अब देश में 2 महीने तक पूरा, 2.25 महीने या 2.5 महीने कहें, 2.5 महीने तक पूरा चुनाव का माहौल होगा। उसके बाद पता नहीं सरकार में मोदी जी हो सकता है तीसरी बार आ जाए, तो क्या ये दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा, आ पाएगा? देखिए, काफी दूध का दूध पानी का पानी तो अभी हो चुका है, नंबर आएंगे तो और हो जाएगा। लेकिन लेकिन इन लोगों को सजा होनी चाहिए ना। तो सजा के लिए तो हाँ, सजा सजा, सही बात, हाँ। कानूनी प्रक्रिया होनी पड़ेगी ना, जिसमें कि एक प्रॉपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद प्रोसिक्यूशन। मतलब देखिए, खुलासा तो ये नंबर आने के बाद हो जाएगा, लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई ये घूस दी गई है, जनता को तो समझ में आ जाएगा। लेकिन उन अफसरों को कि कौन अफसर थे उस कंपनी के, कौन अधिकारी थे सरकार के, और कौन लोग थे भाजपा के जो इस साजिश में शामिल थे, इस फिरौती में शामिल थे कि भाई इनसे एक्सटॉर्शन कर रहे थे, वसूली कर रहे थे इन कंपनियों से, वो चीज तो पूरे इन्वेस्टिगेशन से ही पता लगेगी। तो ये बताइए प्रशांत जी, जैसे एसबीआई ने अगर नहीं दिया यूनिक नंबर, और जब ये दूसरी बार जब सुनवाई हो रही थी, जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने कह दिया, हरीश साल्वे ने कहा इसके लिए वक्त चाहिए और मैच कराना होगा ताकि गलती ना हो जाए, और तब सीजीआई ने जब कह दिया कि हम आपको मैच कराने के लिए क्यों कहाँ कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जो डेटा है वो डेटा दे दीजिए, तो हम लोगों को बड़ी निराशा हुई कि लगता है कि ये तो अब ये बच निकलेंगे, रॉ डेटा दे देंगे। और वही हुआ कि एसबीआई ने ऐसे रॉ दे दिया, ऐसा रॉ दिया जिसमें कोई नंबर नहीं है। तो आप लोगों को अंदेशा नहीं था कि कुछ गड़बड़ी एसबीआई करने वाला है और कुछ छिपाने वाला है, या आप नहीं, लोग पहले इंतजार कर रहे थे कि डेटा आए तब हम बात करें फिर? हाँ, तो हमको बिल्कुल अंदाजा था कि ये लोग छुपाएंगे, लेकिन हम लोग वेट कर रहे थे कि ये देखें छुपाते हैं कि नहीं छुपाते। लेकिन जो हमारी शंका थी कि भाई छुपाएंगे, देख लिया कि छुपा दिया। तो छुपा दिया तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने पकड़ लिया इनको कि भाई तुमने ये क्यों छुपाया ये नंबर। भाई इसका सारा पूरे हमारे ऑर्डर का मकसद ही ये था कि लोगों को पता लगे कि किसने किसको फंडिंग दी है, किस पार्टी को किस कंपनी ने फंडिंग दी है। और तुम्हारे पास ये सारा डेटा है, तुम लोग खुद ही कहते हो कि हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ये नंबर वगैरह, क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या कोई कोर्ट मांगता है तो उसको देना पड़ेगा। तो क्या प्रॉब्लम है, तुमने क्यों छुपाया? तो इसलिए उन्होंने पकड़ लिया। तो एसबीआई ने क्यों छुपाया होगा? जाहिर है एसबीआई के अधिकारी या टॉप पे जो बैठे लोग हैं, ये उनकी इतनी हिम्मत नहीं है, एक सुप्रीम कोर्ट में इतनी फटकार और रगड़ाई के बाद वो छुपा ले, तो जाहिर है डोर कहीं बंधी होगी और चिंता होगी सरकार में वो तो इसकी। जाहिर है, तो सरकारी तोता है, और तोता भी इतना गिर गया है, और ये तो चेयरमैन इनके एक्सटेंशन पर है। तो ये तो मतलब
नौकर की तरह काम करते हैं ना। तो अगर किसी ने बोल दिया, मोदी जी ने बोल दिया या किसी ने बोल दिया कि भाई नंबर मत देना, तो वो बोलेगा ठीक है। मतलब उसको मोदी जी का शायद ज्यादा डर था बजाय सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन अब देखिए अब क्या होता है। अब जैसे जैसे अमित शाह ने परसों कहा, गृह मंत्री ने, कि बॉन्ड खत्म हो जाएगा तो राजनीति में काले धन की वापसी का खतरा होगा। हम लोग तो इसलिए लेकर आए थे कि काला धन खत्म हो, इसलिए बॉन्ड्स के जरिए कंपनियां खरीदे। हाँ, उसमें एक गोपनीयता का उसमें प्रोविजन था। तो ये पहले भी ऐसे हजारों करोड़ चुनाव में खर्च किए जाते थे कैश में और दूसरे तरह से। तो एक अंदेशा है कि इससे भी फिर वही होगा, वापस वही स्थिति आएगी बॉन्ड बंद होने और खत्म होने के बाद। देखिए, बॉन्ड से कोई कैश खत्म नहीं हुआ है। बॉन्ड से तो बस ये हुआ कि एक घूस देने का तरीका आपने खोल दिया। बाकी जो कैश खर्च होता है इलेक्शन में, वो तो हो ही रहा है। हम देख रहे हैं कि कैंडिडेट्स की लिमिट है 75 लाख, लेकिन वो 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ खर्च कर रहे हैं। और पॉलिटिकल पार्टियां तो एक एक कैंडिडेट के ऊपर 100, 200, 400, 500 करोड़ भी खर्च कर देती हैं। तो कैश तो बेइंतहा बह रहा है सारे इलेक्शंस में। इससे कोई कैश नहीं खत्म हुआ है। इससे तो घूसखोरी का एक रास्ता खुल गया था कि आप अनोनिमसली आप घूस दे दें। और सबके पास कैश नहीं होता घूस देने के लिए भी। कई कंपनियों का पैसा बैंकों में होता है। आपने बैंक से भी एक तरीका खोल दिया कि बैंक के जरिए भी अब आप चोरी छुपे घूस दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई देश की जो बड़ी कंपनियां हैं, जो जो बड़े सेठ हैं, धन्ना सेठ, जिनका जिक्र बार बार आता है, आप सब लोग भी लेते हैं, राहुल गांधी भी लेते हैं, विपक्ष के नेता भी लेते हैं, अंबानी और अडानी, वो तो कहीं इसमें है नहीं। उसमें लॉटरी किंग है, वो सबसे बड़ा डोनर है, 1300 करोड़ उसने दिए। हालांकि उसके 400 करोड़ की संपत्ति जब्त की ईडी ने और लगातार उसके पीछे कार्रवाई हो रही थी। मेगा इंटरप्राइजेज जो हैदराबाद की कंपनी है, उसने 1000 करोड़ से ज्यादा दिए। और बाकी तमाम कंपनियां हैं ऐसी जिसके लिस्ट हम लोग दिखा रहे हैं। बहुत ऐसी कंपनी है औकात से ज्यादा दिए, जिसका जितना नेट प्रॉफिट था उससे 10 गुना या 15 गुना ज्यादा दिए। लेकिन बड़े सेठ तो इसमें नहीं है, देश के बड़े सेठ। नहीं, अंबानी की तो एक बेनामी कंपनी आई है ना, क्विक क्विक सप्लाई को कहा जाता है, स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, क्विक क्विक सप्लाई। सप्लाई। हाँ, वो जो नंबर 3 डोनर है, जिसने हाँ। करीब 400-500 करोड़ दिए हैं। ये तो रिलायंस की कंपनी है। इसके तो सारे सबूत बाहर आ गए हैं कि ये रिलायंस की कंपनी है। तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियां डायरेक्टली शायद ना दें और अपनी कोई सब्सिडियरी या अपनी कोई बेनामी कंपनी के थ्रू दें। जो कि अभी रिलायंस का दिखा है, अडानी का है कि नहीं है हम नहीं कह सकते। लेकिन कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं सब इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू ही दे रहे हों। कई तरीके होते हैं। इलेक्टोरल ट्रस्ट का भी एक सेमी अनोनिमस तरीका है। इलेक्टोरल ट्रस्ट आपने खोल लिया, उसमें 50 कंपनियों ने डोनेट किया और उस इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए आपने ये पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग कर दी। अब कोई एकदम पक्का ये नहीं कह सकता कि भाई इस कंपनी ने इस पार्टी को दिया है, क्योंकि 50 कंपनियों ने उस ट्रस्ट में पैसा डाला है और उसके बाद फिर वो 4 पार्टियों को पैसा गया है। चाहे उसमें 75% इलेक्टोरल ट्रस्ट का पैसा भी भाजपा को गया है। इसमें से काफी सारी कंपनियां वो भी हैं, जैसे फ्यूचर गेमिंग ने भी इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए भी पैसे दिए हैं। इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए भी करीब कितना 1600-1700 करोड़ दिया गया करोड़ है। गए, हाँ सही करे, हाँ। हाँ, और भी कॉरपोरेट डोनेशंस वगैरह दिए गए हैं। तो पैसे देने के तो बहुत तरीके हैं। कैश भी आप दे सकते हैं, जो जना कैश से दे सकता है। बहुत सारे लोग तो, जैसे अडानी ने बहुत सारा पैसा ओवर इनवॉइसिंग से बाहर निकाल लिया देश के बाहर। उसमें से जैसा जो हिंडनबर्ग ने बताया था कि भाई उसमें से काफी सारा पैसा जो इन्होंने भी बताया था, डीआरआई ने, कि हमको ये सस्पिशन है कि जो इन्होंने
6-7 हजार करोड़ ओवर इनवॉइसिंग से बाहर निकाला है, 7,000 करोड़, उसमें से काफी पैसा इन्होंने अपनी ही कंपनियों में के शेयर खरीदने में इन्वेस्ट कर दिया है। लेकिन बाकी पैसा आप हवाला के थ्रू वापस ला सकते हैं, कैश में दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए तरीके तो बहुत सारे होते हैं फंडिंग देने के, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए एक ये तरीका जो खोला गया था, ये अब क्लियर हो गया है कि भाई घूसखोरी के लिए खोला गया था और घूसखोरी के लिए ही इस्तेमाल किया गया। घूसखोरी और तरीके से भी हो सकती है, कैश से भी हो सकती है, इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू भी हो सकती है, लेकिन ये एक बड़ा आसान तरीका इन्होंने बना दिया था, जिसके थ्रू कम से कम 16,000 करोड़ रुपए पिछले 6 साल में दिए गए, जिसमें 7,000 करोड़ से ज्यादा अकेले बीजेपी को मिले। एडीआर 7,000 नहीं, साढ़े सात शायद 8,000 नहीं, टोटल शायद बीजेपी को 10,000 करोड़ मिले हैं शुरू से आखिर तक। 16,000 करोड़ या 17,000 करोड़ टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड इशू हुए हैं, क्योंकि अभी जो डेटा आया है ना, जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने दिया है 2019 के बाद का है, उसके पहले का है ही नहीं। 2019 के बाद, उसके पहले का नहीं है। सब मिलाकर कुछ 17,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए हैं और दिए गए हैं, और उसमें से करीब 10,000 करोड़ भाजपा को मिले। हाँ, तो अभी जो डेटा है मैं देख रहा हूं उसमें कि 9,100 बॉन्ड ऐसे हैं जिसकी जानकारी अभी नहीं है। लगभग 4,000 करोड़ के आसपास वो होगा, और लगभग 12-12,500 करोड़ का डेटा। इसमें भी मिसमैच है, जो डेटा बाहर आया है उसमें भी मिसमैच है। जितने बॉन्ड खरीदे गए हैं वो ज्यादा हैं, जो जमा करे गए हैं वो कम है। जी बिल्कुल। तो उसका, या जो जमा करे गए हैं वो ज्यादा हैं, खरीदे गए हैं वो कम दिखाए हैं। उसका रीजन ये हो सकता है कि कुछ ऐसे हो सकता है कि कुछ ऐसे बॉन्ड हो जो कि अप्रैल 2019 से जस्ट पहले खरीदे गए हों, तो उसका डेटा नहीं दिया है इन लोगों ने, क्योंकि अप्रैल 2019 से ही दिया है, और वो जमा 19 अप्रैल 2019 के बाद करे गए हो, ये हो सकता है। इस वजह से हो सकता है मिसमैच हो। तो वो डेटा सार्वजनिक वो भी होगा क्या, जो डेटा नहीं आया है 4-5 हजार करोड़ का? क्या उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट में अगली डेट में, कल है सुनवाई इस पर? कल भी कोई डेट है क्या? कल है। तो कल इस पर फिर आप लोग ये कहेंगे, मांग करेंगे कि वो डेटा बाकी जो बचा है वो भी आए? हाँ जी हाँ, करेंगे। अब एक चीज और है इसमें, जैसे अमित शाह ने परसों बोला, हालांकि वो समझ गया देश के गृह मंत्री है, नंबर 2 है, उन्होंने कहा दिया बीजेपी को 6,000 करोड़ मिले, शेष 14,000 करोड़ विपक्षी दलों को मिले, और उन्होंने पूरा आंकड़ा दे दिया कि हमारे पास 303 सांसद हैं, इतने हमारे राज्य में हमारी सरकारें हैं, फिर हमें तो इतना ही मिला, उनको 14,000 करोड़ कैसे मिले? तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं ये डेटा कहां से आ गया, 14-6 फिर तो 20,000 करोड़ हुआ, जो अभी तक पता नहीं चल रहा है। तो ये इस अमित शाह के इस दावे पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये लोग तो कुछ भी झूठ बोल देते हैं। देखिए, इन लोगों का तो झूठ चलाने का एक पूरी फैक्ट्री है, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी मेन स्ट्रीम मीडिया और इनका पूरा आईटी सेल यही सब काम करता है कि झूठ को ही चलाता रहता है। ये ठीक है, ये जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि भाई हमारे इतने एमपी हैं या हमारी इतनी राज्यों में सरकार है, तो हमको अगर 5 गुना पैसा मिला भी, कांग्रेस से 5 गुना ज्यादा या 6 गुना ज्यादा, तो क्या बड़ी बात है, हमारे तो सांसद उससे भी ज्यादा हैं, उनसे 5 गुने से ज्यादा हैं, या हमारे पास उनसे 5 गुने राज्य सरकारें, हमारे केंद्र सरकार तो है ही है, राज्य सरकारें भी। ये तो बोगस आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये सब बोगस आर्ग्यूमेंट्स हैं। देखिए, मेन चीज ये है कि ये सब जो पैसा दिया गया है, एसेंशियली केंद्र सरकार ने जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, ये ठीक है कि कुछ पैसा राज्य सरकारें जो ये ऑपोजिशन पार्टी चला रही थी, उन्होंने भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए होंगे, जिसके वजह से ये घूस उन लोगों को भी दी गई। लेकिन मेन घूस जो दी गई है, ये केंद्र सरकार को दी गई है, या केंद्र सरकार ने ही ली है, क्योंकि ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब केंद्र सरकार के तहत है, और ये जो फिरौती वसूली जो करी गई है, ये इन एजेंसीज के को ही इस्तेमाल करके करी गई है। और मेन जो कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिए गए हैं, ये भी
भाजपा की सरकारों के ही कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं। तो इसलिए ज्यादातर तो जो वसूली हुई है, ये ठीक है कि वसूली उधर से भी हुई होगी, वसूली नहीं बल्कि घूसखोरी, राज्य कुछ हाँ, क्योंकि क्योंकि ऑपोजिशन। क्योंकि क्योंकि बंगाल की भी बात आ रही है, 1600 करोड़ टीएमसी को भी चंदा मिला, एकदम हाँ हाँ, कांग्रेस ठीक है। की तो तरह मान लीजिए। और वहां हम भी बहुत लोगों, सारी कंपनियों का जिक्र हो रहा है, जिन कंपनियों को ठेके मिले बंगाल में ममता बनर्जी के राज में। हाँ हाँ, उन्होंने भी हो सकता है कि घूसखोरी से ही लिए हों, ऑपोजिशन वालों ने भी। लेकिन ये स्कीम तो भाजपा लाई थी, केंद्र में भाजपा की सरकार थी, ईडी आईटी सीबीआई भाजपा के तहत थी, और इसीलिए उनको बाकी सब पार्टियों को मिला भी लें उससे भी कहीं ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ भाजपा को ही मिले। तो एक तो बॉन्ड की बात है, जो जो आप कह रहे हैं कि कल कल क्या होना है वैसे सुप्रीम कोर्ट में, एक लाइन में अगर समझें आपसे, कल क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में? बॉन्ड नंबर का ऑर्डर होएगा, और जो 2019 से पहले जो बॉन्ड खरीदे गए और दिए गए उसका शायद ऑर्डर हो जाए। कल हो जाएगा। चलिए, तो देखते हैं कि वो अगले 24-48 घंटे में बाकी रिपोर्टर्स और बाकी सब लोग, एडीआर भी, बाकी लोग मैच करके सार्वजनिक डोमेन में, पब्लिक डोमेन में आएगा। लेकिन उसके बाद वही कि एसआईटी वाली मांग, तो एक सवाल इसी से काउंटर है कि उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आप लोग एसआईटी की मांग करेंगे, याचिका दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में? जी हाँ, करेंगे। करेंगे। अब एक इससे अलग एक पहलू है, उस पर 2-3 सवाल है मेरे प्रशांत भूषण जी। चूंकि आप ईवीएम को लेकर प्रशांत जी बहुत मुखर रहे हैं, और ईवीएम में धांधली या वीवीपैट को मैनिपुलेट किए जाने की बात, या ईवीएम को लेकर बहुत सारे सवाल जो उठे हैं, विपक्ष के नेता भी उठा रहे हैं। विपक्ष के नेताओं की तरफ से 3 दिसंबर के नतीजों के बाद सार्वजनिक तौर पर चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग से कहा गया हमें मिलने का वक्त दीजिए, और चुनाव आयोग ने अब तक उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया। दिसंबर बीत गया, जनवरी बीत गया, और मार्च आधा बीत गया, और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। कल जब सवाल पूछा गया ईवीएम के लिए, ईवीएम के बारे में, तो इलेक्शन कमिश्नर ने कुछ कहा, आपने शायद सुना होगा। अगर हम सुना सकते तो मैं चाहता हूं सुने, और उसके बाद हसरतों का इल्जाम, पूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ, 100% श्योर। वी नो नाउ in last 2 years again we have done large number of improvements. एक एक ईवीएम की नंबर जो भी किस बूथ पे जाएगी वो कैंडिडेट को दिया जाएगा, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इलेक्शन कमिश्नर बल्कि सीईसी है राजीव कुमार, जिन्होंने ईवीएम की तरफ से एक शायरी भी सुना दी तुकबंदी करके, और कहा 100% सेफ है। हालांकि समझ में नहीं आया कि ईवीएम की तरफ से शायरी ये किसने इनको लिख कर दी, और ईवीएम की तरफ से शायरी सुनाकर ये क्या कह रहे थे। लेकिन क्या कहेंगे प्रशांत जी, डंके की चोट पर कह रहे हैं कि भाई ईवीएम 100% सेफ है? देखिए, दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये एडमिटेड फैक्ट है कि ईवीएम में एक प्रोग्रामेबल चिप होती है। सिर्फ ईवीएम में ही नहीं, वीवीपैट मशीन में भी एक प्रोग्रामेबल चिप होती है। उसमें आप कुछ भी प्रोग्राम डाल सकते हैं। जब सिंबल लोडिंग होती है तो उसमें एक प्रोग्राम ही डाला जाता है, क्योंकि हर कंस्टिट्यूएंसी में सिंबल्स का ऑर्डर अलग अलग होता है, तो हर कंस्टिट्यूएंसी में अलग अलग सिंबल लोडिंग हर मशीन पर करी जाती है। नाउ एक सिटीजन्स कमीशन जस्टिस लोकुर के नेतृत्व में बैठा था, और उन्होंने बोला कि भाई ये ईवीएम सेफ नहीं है। उन्होंने दुनिया के सबसे अच्छे कंप्यूटर साइंटिस्ट को एग्जामिन किया, और उसके बाद उन लोगों ने सब देख दाख के बोला कि ये ईवीएम मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। और इसी वजह से यूरोप के करीब करीब सारे देशों में ईवीएम्स हटाकर वापस वो लोग पेपर बैलेट पर आ गए हैं। जर्मनी के तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने एक 100 पेज का आदेश दिया कि भाई ये ईवीएम सेफ नहीं है,
और इसलिए आपको पेपर बैलेट पर ही चुनाव करने पड़ेंगे। अभी हाल में बांग्लादेश ने भी ईवीएम्स को हटा दिया। इन्होंने असल में 2017 में वीवीपैट का डिजाइन बदल दिया। जब से ये सिंबल लोडिंग होने लगी और सब जगह वीवीपैट मशीन लग गई जिसमें वो पेपर स्लिप दिखाते हैं, दो वीवीपैट मशीन तो सब जगह लग गई, लेकिन काउंटिंग सिर्फ उसमें से 2% वीवीपैट मशीन्स की स्लिप काउंट करी जाती है। अब 2017 में इन्होंने उसका डिजाइन बदल दिया। पहले उसमें एक ट्रांसपेरेंट शीशा था, वो हटाकर अब एक ब्लैक मिरर्ड ग्लास उसके ऊपर लगा दिया है, जिससे आप बाहर से देख ही ना सकें कि उस वीवीपैट मशीन जो कि एक प्रिंटर है उसमें क्या हो रहा है, कौन सी स्लिप छप रही है, कट के बक्से में कौन सी गिर रही है, आप देख ही नहीं सकते बाहर से जब तक अंदर से एक लाइट ना जले। और वो लाइट सिर्फ 7 सेकंड के लिए जलाई जाती है। आप जब बटन दबाते हैं उसके 7 सेकंड के लिए एक लाइट जलती है और आपको आपके पार्टी के सिंबल का एक छोटी सी स्लिप दिखाई जाती है, धुंधली सी स्लिप दिखाई जाती है। 7 सेकंड के बाद वो लाइट बंद हो जाती है, फिर कुछ नहीं दिखता कि अंदर क्या हो रहा है। तो अगर आप उसमें ऐसा प्रोग्राम डाल दें जो आसानी से डाला जा सकता है कि जब 2 कंसेक्यूटिव नॉन बीजेपी वोट डाले जाएं तो पहली स्लिप जो दिखाई गई थी पहले वोटर को, वही स्लिप दूसरे वोटर को भी दिखा दी जाए और वो स्लिप कट के गिराई ना जाए। वही स्लिप वहां टंगी हुई है, वही लाइट फिर से ऑन होगी, वही स्लिप दिखा दी जाएगी। और फिर 7 सेकंड के बाद जब लाइट बंद होती है तो वो स्लिप तो कट के गिर जाए और एक और स्लिप छप जाए, लेट से भाजपा की, और वो भी गिर जाए। तो अब वीवीपैट को भी आपने मैनिपुलेट कर लिया और वही सिग्नल ईवीएम में भी चला गया। 2 वोट कांग्रेस को गिरी, उसकी जगह अब रिकॉर्ड हुई वीवीपैट में भी एक कांग्रेस की एक बीजेपी की, और ईवीएम में भी वही रिकॉर्ड हुई। अब ये तो इतना आसान है इसको मैनिपुलेट करना, अगर आपने इस तरह का प्रोग्राम उसमें फीड इन कर दिया तो इसलिए बहुत खतरनाक है ये। इसीलिए जो इंडिया अलायंस ने डिमांड करी कि भाई वो स्लिप जो कट के गिरती है प्रिंटर की, वीवीपैट की, वो वोटर के हाथ में दे दीजिए, जिससे कि वो वोटर के हाथ में दीजिए। हाँ प्रशांत जी, सॉरी बीच में आपको टोक दिया, अपनी पूरी बात करें फिर मेरा उस पर काउंटर। नहीं, इसीलिए अगर वो हो जाए तब फिर ये बात ही खत्म हो जाएगी ईवीएम के मैनिपुलेशन की। लेकिन ईवीएम मैनिपुलेट हो सकता है, ये तो सिटीजन्स कमीशन की इतनी भारी भरकम कमेटी ने बोल दिया, सारे यूरोप के देशों ने हटा दिया, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने बोल दिया, बांग्लादेश में हट गई, तो मैनिपुलेट हो सकता है। और जब इतने लोगों को शंका है तो प्रॉब्लम क्या है? आप ये कहते हैं, इलेक्शन कमीशन कहता है कि अगर हम वीवीपैट स्लिप्स काउंट करेंगे तो 2 दिन काउंटिंग में लग जाएंगे। आप इलेक्शन 6-7 फेजेस में कर रहे हैं 1.5 महीने में, और आप कहते हैं 2 दिन अगर और लग जाए काउंटिंग में तो उससे गजब हो जाएगा। कमाल की बात है कि इलेक्शन कमीशन ऐसी बात कर रहा है या सरकार ऐसी बात कर रही है। जब यही बीजेपी वाले ऑपोजिशन में थे तो यही सबसे चीख चीख कर बोलते थे ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। अब ये लोग कहते हैं कि नहीं, अब क्योंकि ये सरकार में है और इलेक्शन कमीशन इनके कब्जे में है, तो कहते हैं कि नहीं नहीं, अब तो हम किसी हालत में ईवीएम को नहीं हटने देंगे, पेपर नहीं लाने देंगे। क्यों? जब इतने सारी ऑपोजिशन को शंका है, उन्होंने बोला है कि भाई पेपर स्लिप लोगों के हाथ में दे दीजिए, वोटर के हाथ में, जिससे कि वो बैलेट बॉक्स में डाल दे, उसको काउंट कर लीजिए। क्या दिक्कत है उसमें? 2 दिन और लग जाएंगे काउंटिंग में तो क्या दिक्कत है? आप 6 हफ्ते में इलेक्शन कर रहे हैं तो 2 दिन और लग जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? लेकिन चुनाव आयुक्त का कहना है, कल भी सीईसी ने कहा, जो उन्होंने कहा उसी पर मैं आ रहा हूं। उन्होंने, चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं और कई बार आप लोग ऐसे मामलों पर एडीआर की याचिका हो चाहे पिटीशन हो, कई बार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई ईवीएम और वीवीपैट को मैनिपुलेट करने के आरोप के साथ दायर की गई। तो कल सीईसी ने कहा कि ईवीएम
को लेकर 40 बार सुप्रीम कोर्ट सहित दूसरे कोर्ट्स में याचिकाएं दायर की गई या 40 बार याचिकाएं खारिज हो गई, फिर भी हर चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाते हैं। इसमें वो पार्टियां भी है जो ईवीएम के जरिए चुनाव जीतकर आती है। नहीं, देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि ईवीएम सारे ही मैनिपुलेट हो रहे हो। ये कोई नहीं कह रहा कि सारे ईवीएम मैनिपुलेट करे जा रहे हैं। आप सेलेक्टिवली भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। कई बार जब आपको इलेक्टोरल प्रोसेस में या ईवीएम में अगर आपको लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे या रीजनेबल कॉन्फिडेंस बना रहे, उसके लिए ये जरूरी होता है कि कई जगह आप ईवीएम को ना मैनिपुलेट करें। जो बिल्कुल क्रिटिकल कंस्टिट्यूएंसीज हैं या क्रिटिकल इलेक्शंस हैं उसी में करें। तो इसलिए ये कहना कि भाई ऑपोजिशन भी कभी कभी जीत जाता है इसलिए ईवीएम मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है, ये तो बकवास है। ईवीएम मैनिपुलेशन सेलेक्टिवली भी किया जा सकता है। सवाल ये है कि जब इसमें मैनिपुलेशन इलेक्ट्रॉनिकली किया जा सकता है, एक मैलिशियस प्रोग्राम डालकर किया जा सकता है, और जो कंपनियां ईवीएम बनाती हैं वो सरकारी कंपनियां हैं जिसमें 4 भाजपा के डायरेक्टर्स बैठे हैं, और लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई इसमें मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है या हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आप वो जो पेपर स्लिप है लोगों के हाथ में क्यों नहीं देना चाहते कि वो बक्से में डाल दें? क्या प्रॉब्लम है उसमें? नहीं, लेकिन उसका काउंटर सवाल प्रशांत जी ये है ना कि फिर सुप्रीम कोर्ट से लेकर बाकी कोर्ट्स में 40 बार याचिकाएं खारिज हुई। नहीं, वो गलत। इसका मतलब कोर्ट्स भी कन्विंस नहीं हो रहा है ना इस तरह के आरोपों से, मैनिपुलेशन से या हैकिंग के आरोपों से। वो गलत कह रहे हैं। कभी भी कोर्ट ने ये नहीं बोला है, कभी भी एक भी जजमेंट ऐसा नहीं है। खारिज तो किसी वजह से भी हो सकती है पिटीशन, लेकिन जजमेंट आना चाहिए कि हमने सब देख लिया और हम कन्विंस्ड हैं कि भाई इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। एक जजमेंट भी ऐसा नहीं है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। तो इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई बहुत खतरनाक है। हमारी पूरी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी दांव पर लगी हुई है इसी के ऊपर। और यही बात जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने 100 पेज के जजमेंट में कही है कि भाई जहां इलेक्टोरल डेमोक्रेसी दांव पर लगी हो वहां आप ऐसे सिस्टम को नहीं यूज कर सकते जिसका मैनिपुलेशन पॉसिबल हो। मैं तो फिर एक काउंटर है सर, चूंकि आप एडवोकेट हैं, आप ऐसे तमाम मसलों पर पब्लिक पिटीशन रिट याचिकाएं दायर करके और सुप्रीम कोर्ट से फैसले जनहित में या इस तरह के फैसले आपकी याचिकाओं या आपकी दलीलों के आधार पर हुए। अगर यहाँ तक इलेक्टोरल बॉन्ड की लड़ाई यहाँ तक आ गई कि एसबीआई को अब उस बॉन्ड के कनेक्टिंग डॉट्स भी सार्वजनिक करने पड़ेंगे और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में इतने सालों से कई बार याचिकाएं लगी होगी, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट को आप लोग कन्विंस कर पा रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल क्यों नहीं दे रहा, ये समझना चाह रहा हूं। अगर चुनाव आयोग खारिज करता है, चुनाव आयोग में कैसे नियुक्तियां होती हैं प्रशांत जी, आप सब गवाह हैं। कैसे अभी 2 चुनाव आयुक्त एक ही दिन में नियुक्त हो गए, कैसे एक चुनाव आयुक्त अरुण गोयल इस्तीफा दे गए जो 2027 के आखिर तक इलेक्शन कमिश्नर रहते, सीसी रहते 3 साल तक, और कैसे दे गए आज तक किसी को पता नहीं। तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और वहां की प्रक्रिया और उनकी पारदर्शिता पर 100 सवाल है। लेकिन फिर उसके बाद जो आप जैसे लोगों की भूमिका होती है सुप्रीम कोर्ट में यह बात क्यों नहीं उस तरह से स्वीकार होकर ऐसा कुछ दिशा मिल रही है? सुप्रीम कोर्ट सब जायज बात तो स्वीकार कई बार नहीं करता, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं कि इसमें कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी जजमेंट में ये नहीं बोला है कि हमने ये ईवीएम्स को एग्जामिन कर लिया या इसका पूरा दिखवा लिया, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। ऐसा कोई जजमेंट नहीं है, या ऐसा इसमें मैनिपुलेशन का कोई आधार नहीं है, ऐसा कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको रोका तो था शायद, मेरे ख्याल से अभी 3 राज्यों के चुनाव के पहले आप ही थे शायद एडीआर की तरफ से, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रशांत जी कब तक ऐसी याचिकाएं आती रहेगी हर बार चुनाव। वो ठीक है, वो तो एक ऑफ हैंड रिमार्क था एक जज का, लेकिन कोई ऐसा जजमेंट नहीं है। देखिए, जज के पास के माइंड में कुछ भी इंप्रेशन हो सकता है। मैं भी पहले सोचता था
कि भाई ये ईवीएम मैनिपुलेट नहीं हो सकते, योगेन जी भी यही बात सोचते थे कि ईवीएम मैनिपुलेट नहीं हो सकते, लेकिन जैसे जैसे और चीजें बाहर आई हैं, जैसे जैसे खासकर जब से ये वीवीपैट का डिजाइन इन्होंने बदला है ना, तब से, और जब से वीवीपैट मशीन्स लगाई गई हैं तब से उसमें एक प्रोग्रामेबल चिप डालनी जरूरी हो गई है। उस प्रोग्रामेबल चिप में आप कुछ भी प्रोग्राम फीड कर सकते हैं, इसलिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। कल तो इलेक्शन कमिश्नर ने, सीईसी ने ऐसे लोगों का माखौल उड़ाया जो वीवीपैट का डेमो कर रहे हैं और ईवीएम और वीवीपैट का डेमो करके बता रहे हैं। चाहे जंतर मंतर पर बताया, आपने भी ट्वीट किया था कि कैसे उसमें काला शीशा लगा है, जब तक अंदर लाइट नहीं जलेगी तब तक पता नहीं चलेगा, 7 सेकंड में पर्ची गिरती है, और ये कनेक्शन ईवीएम और इसकी कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के कनेक्शन में कुछ ऐसा है कि किसको वोट गया ये नहीं पता चलेगा। तो ये जो डेमो है लगातार वायरल हुआ है, उसको लेकर भी माखौल उड़ाया कि कोई आदमी खुद ही एक मशीन लेकर आता है, कोई पर्ची डालता है, गिराता है और इस तरह से ईवीएम का मजाक उड़ाया जा रहा है, जबकि हमने इतने एफएक्यू के साथ किताब छाप दी कि ईवीएम 100% एकदम फुल प्रूफ है। वो कह देंगे फुल प्रूफ है, उससे कोई फुल प्रूफ थोड़ी हो जाता है। कुछ भी कह दो, कुछ भी कह दो। आज अमित शाह कह रहे हैं कि भाई ऑपोजिशन को ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड मिले, उससे ये थोड़ी हो जाता है कि ऑपोजिशन को ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड मिले। मतलब आप कुछ भी कह दें और बोल दें क्योंकि हम इलेक्शन कमिश्नर हैं, हम जो कह रहे हैं वो सही है, ये क्या बात हुई? तो ये लड़ाई, आखिरी सवाल, काफी वक्त लिया, आखिर विपक्ष भी तो इस लड़ाई को नहीं लड़ पाया ना प्रशांत जी। अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, भाई चिट्ठी ठीक है, आपने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, 3-4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बोल दिया, लेकिन विपक्ष भी फिर उसी ईवीएम के साथ जा ही रहा। तो वो लड़ाई जो विपक्ष को लड़नी चाहिए, अगर लगता है, अगर कन्विंस है तो लगता है विपक्ष के मोर्चे पर भी रस्म अदायगी होती है, कुछ बयान, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ चिट्ठियां। ये बात सही है कि विपक्ष को जिस मजबूती से ये लड़ाई लड़नी चाहिए थी वो नहीं लड़ रहे। उसके क्या कारण है मुझे पता नहीं, लेकिन ये तो जनता की लड़ाई है, क्योंकि जनता के लोकतंत्र का सवाल है। विपक्ष मेन स्टेक होल्डर नहीं होता लोकतंत्र में, जनता मेन स्टेक होल्डर होती है। जनता चाहती है कि जिसको हम चुने वही लोग सरकार बनाए, जिसको हमने वोट डाला वही लोग सरकार बनाए। और अगर जनता के वोट की चोरी हो रही है तो जनता उसकी रियल स्टेक होल्डर है। इसलिए जनता को इसके बारे में डिमांड करना होगा, और जनता कर रही है। जगह जगह आजकल डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, काफी बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस और प्रोटेस्ट हो रहे हैं ईवीएम के खिलाफ। इसलिए ये लड़ाई तो जनता को लड़नी पड़ेगी, ये लोकतंत्र की लड़ाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, देखते हैं क्या होता है। अब तो फिलहाल चुनाव की तारीखों का ऐलान है, 4 जून को नई सरकार होगी, क्या होता है देखते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और एसबीआई के मुद्दे पर कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, इस पर देश की नजर होगी, हम जैसे लोगों की भी नजर होगी। देखते हैं कब तक वो तस्वीर साफ होती है। और जो अहम बात आपने कही कि एसआईटी, क्या एसआईटी का गठन करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट देता है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब तक एसआईटी का गठन नहीं होगा तब तक प्रशांत जी, हम सब लोग जान भी गए कि इस फ्यूचर कंपनी ने इतना 1000 करोड़ दिया, मेगा इंटरप्राइजेज ने 1000 करोड़ दिया, होगा क्या? आखिरी सवाल, होगा क्या अगर वो सजा ही नहीं मिली, अगर वो साबित हो गया सामने, तब भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो? नहीं, ठीक है, इसीलिए तो ये कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई होने के लिए एक इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए, स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। सरकारी तोते उसकी जांच ना करें, एक स्वतंत्र संस्था उसकी जांच करे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ही बना सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू।